40-60 लॉज ऑफ पावर। लॉ 7, गेट थिंग्स डन बाय अदर्स बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट योरसेल्फ। दूसरों से काम करवाओ पर श्रेय हमेशा खुद लो। शक्ति की दुनिया में यह एक पुराना सत्य है कि जो व्यक्ति खुद सब कुछ करता है वह कभी भी बहुत ऊपर नहीं जा पाता। महान नेता, राजा, सम्राट, सैन्य नायक, उद्योगपति और शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं पर श्रम का बोझ नहीं डालते। वे अपना समय रणनीति, आदेश, मार्गदर्शन और योजना में लगाते हैं। वास्तविक मेहनत हमेशा उनके अधीनस्थ, शिष्य, सहायक, सैनिक या कर्मचारी करते हैं और अंतिम नाम, अंतिम श्रेय और अंतिम सम्मान हमेशा नेता का होता है। लॉ 7 हमें यह सिखाता है कि शक्ति की दुनिया में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत की, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपका नाम किस कार्य पर लिखा गया है। इतिहास गवाह है कि अधिकांश महान आविष्कारों, विजय अभियानों, साहित्य कृतियों और राजनीतिक उपलब्धियों का बड़ा भाग उन लोगों ने किया था जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं जाना, परंतु उनके काम का श्रेय उन लोगों को मिला जिनके पास प्रभाव, स्थान और दूरदृष्टि थी। इस कानून का पहला और प्रसिद्ध उदाहरण आता है गैलीलियो के जीवन से। गैलीलियो महान वैज्ञानिक थे, परंतु वे जानते थे कि अकेले वैज्ञानिक के रूप में उन्हें वह सम्मान, सुरक्षा और शक्ति नहीं मिल सकती जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उनके समय में ज्ञान बहुत था, परंतु उस ज्ञान पर राज करने वाले लोग कम थे। गैलीलियो को अपनी खोजों, सिद्धांतों और अवलोकनों को इस तरह प्रस्तुत करना पड़ा कि वे शक्तिशाली लोगों के लिए मूल्यवान लगें। उन्होंने अपनी टेलीस्कोप तकनीक, खगोलीय खोजें और ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों को धीरे धीरे सम्राट और सत्ता से जुड़े लोगों के सामने प्रस्तुत किया। विशेष रूप से उन्होंने उनकी एक महत्वपूर्ण खोज, बृहस्पति के उपग्रहों को राज परिवार के नाम पर समर्पित किया। इसे एक व्यक्तिगत उपहार, वैज्ञानिक सम्मान और राजनीतिक चतुराई का मिश्रण कहा जा सकता है। उन्होंने इन्हें मेडिसी परिवार को समर्पित किया। बदले में उन्हें संरक्षण मिला, आर्थिक समर्थन मिला, प्रतिष्ठा मिली और जब उनकी सोच को चर्च ने चुनौती दी तब उन्हें वह सुरक्षा भी मिली जो सामान्य वैज्ञानिकों को नहीं मिलती। यह कानून बताता है कि यदि आप किसी शक्तिशाली के लिए मूल्यवान बन जाते हैं तो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, लेकिन यह सराहना आपको केवल तब मिलती है जब आप उस काम का मालिकाना हक बनाए रखते हैं। गैलीलियो ने सब कुछ स्वयं किया, परंतु उन्होंने श्रेय ऊपर की ओर प्रवाहित किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली और प्रभाव भी। लॉ 7 का दूसरा बड़ा उदाहरण सैन्य इतिहास से आता है, जहां जनरल, सम्राट और सेनापति अक्सर युद्ध के मैदान में बहुत कम करते थे, परंतु जीत का श्रेय हमेशा उन्हें ही मिलता था। प्राचीन रोम में यह सामान्य प्रथा थी कि सैनिक मरते थे, पर साम्राज्य बढ़ने का श्रेय सीजर जैसे शासकों को मिलता था। युद्ध की रणनीति, आदेश और परिणाम उनके नाम पर दर्ज किए जाते थे, जबकि विजय के पीछे दिमाग और मेहनत अक्सर पूरी सेना की होती थी। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट अपने समय के सबसे महान सैन्य रणनीतिकार कहे जाते हैं, लेकिन उनकी सेनाओं में हजारों कुशल कमांडर थे जिनकी योजनाओं, युद्ध क्षमता और निर्णय क्षमता पर युद्ध जीते जाते थे, परंतु युद्ध के मानचित्र में विजय का नाम केवल नेपोलियन का लिखा जाता था। यही शक्ति का नियम है, लोग वही नाम पहचानते हैं जो ऊपर होता है। लॉ 7 का तीसरा उदाहरण ले लेते हैं लेखक, कलाकार और विचारकों का। दुनिया के कई महान साहित्यिक और कलात्मक कार्य वास्तव में उन व्यक्तियों के शिष्यों, सहायकों या टीमों द्वारा विकसित किए गए थे जिन्हें इतिहास ने कभी दर्ज नहीं किया, परंतु इन पर हस्ताक्षर उन महान कलाकारों के होते थे जिनके नाम पहले से स्थापित थे। यहाँ तक कि महान कलाकार पिकासो अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों को रखते थे जो उनके विचारों को आकार देते थे, उनके कैनवास तैयार करते थे, प्रतीकों को व्यवस्थित करते थे और कभी-कभी अवधारणाएं भी सुझाते थे, परंतु कला पर हस्ताक्षर हमेशा पिकासो के होते थे, इसलिए दुनिया उन्हें जीनियस कहती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण आइजैक न्यूटन और उनके प्रतिद्वंद्वी रॉबर्ट हुक के बीच भी देखा जाता है। हुक अत्यंत प्रतिभाशाली थे, परंतु श्रेय और राजनीतिक कौशल न्यूटन के पास था। न्यूटन का प्रभाव इतना अधिक था कि समय के साथ हुक की खोजें अस्पष्ट हो गईं और प्रमुख क्रेडिट न्यूटन को मिला। यह केवल विज्ञान की प्रतिभा का प्रश्न नहीं था, यह शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रबंधन का उदाहरण था। लॉ 7 हमें यह समझाता है कि यदि आप सभी काम खुद करेंगे तो आपकी ऊर्जा सीमित हो जाएगी। बुद्धिमान नेता दूसरों से काम करवाते हैं और स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। उनकी छवि एक महान विचारक
योजनाकार और नेतृत्वकर्ता की होती है। जब कार्य पूरा होता है, दुनिया उसी का नाम याद रखती है जिसने दिशा दी थी। यह कानून बताता है कि संसाधन उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास प्रभाव है, न कि केवल मेहनत है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो काम करते हैं, दो दूसरे वे जो काम का श्रेय लेते हैं। शक्ति हमेशा दूसरी श्रेणी में रहने वालों के पास होती है। अब इस कानून का एक अद्भुत, चतुर और बेहद सीख देने वाला उदाहरण यूकू फूके की कहानी से मिलता है। हालांकि लॉ 6 में हमने फूके की महत्वाकांक्षा और गलतियों पर चर्चा की थी, परंतु लॉ 7 में हम उनके कौशल का एक अत्यंत सकारात्मक पक्ष देखते हैं। फूके ने राजा लुई 14वें से पहले राजा के खजाने को संभाला और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने कई नए विचार दिए और सरकारी वित्त को फिर से व्यवस्थित किया, परंतु यह सब करने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा का बड़ा भाग उन लोगों को मिला जो सत्ता के निकट थे और जिन्हें फूके ने अपने सहयोग से उभारा था। यह एक चेतावनी है। यदि आप लगातार दूसरों के लिए काम करते हैं पर अपने काम का श्रेय नहीं लेते, तो आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते। शक्ति की दुनिया में यह आवश्यक है कि लोग आपके नाम को कार्य, योजना और सफलता से जोड़ें। लॉ 7 का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण आती है कला, संरक्षण और दरबार की राजनीति से। बहुत बार राजा और रानियां स्वयं किसी काम में योगदान नहीं देते थे, परंतु कलाकारों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों से करवाए गए कार्यों को अपने नाम पर घोषित कर देते थे। यह रणनीति उन्हें शिक्षा, ज्ञान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाती थी। इस प्रकार उनके नाम पर उपलब्धियां दर्ज होती थीं और उनका प्रभाव और बढ़ता जाता था। लॉ 7 का सबसे गहरा संदेश है, महानता वही है जिसे दुनिया महान मानती है, और दुनिया वही मानती है जिसका श्रेय आपके नाम पर दर्ज हो। इस कानून का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ लोग दूसरों से काम करवाना तो जानते हैं, परंतु श्रेय लेने में गलतियां कर बैठते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी बड़े शक्तिशाली का श्रेय छीनने की कोशिश की, तो वह नष्ट हो गया। शक्ति का खेल अत्यंत संतुलन मांगता है। श्रेय लेना है, परंतु इस तरह कि वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को खतरा न लगे। यहाँ एक अद्भुत उदाहरण मिलता है ऑटो वॉन बिस्मार्क की राजनीति से। बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट करने में अनेक छोटे राज्यों, सेनाओं, सलाहकारों और प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग किया। प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक संधि, प्रत्येक वार्ता के पीछे असंख्य रणनीतिकार थे, परंतु इतिहास में प्रतिष्ठा बिस्मार्क के नाम पर दर्ज हुई। उन्होंने सभी से काम करवाया, परंतु सम्मान का ध्वज स्वयं के हाथ में रखा। लॉ 7 यह भी सिखाती है कि दूसरों की प्रतिभा को पहचानना और उसे अपने हित में उपयोग करना एक विशेष कला है। बुद्धिमान नेता ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनमें कौशल है, परंतु शक्ति की राजनीति नहीं समझते। वे उनकी क्षमता को अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं और बदले में उन्हें मामूली प्रशंसा या समर्थन दे देते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक ऐसी टीम बनाते हैं जो उन्हें महान बनाती है। यह कानून दुनिया का एक कठोर सच पेश करता है। कई बार प्रतिभाशाली लोग इसलिए नहीं चमकते क्योंकि वे श्रेय लेने में कमजोर होते हैं, और कई बार साधारण लोग इसलिए महान कहलाते हैं क्योंकि वे सही समय पर श्रेय ले लेते हैं। यह कठोर लग सकता है, पर शक्ति की दुनिया व्यवहार पर चलती है, नैतिकता पर नहीं। लॉ 7 का अंतिम पहलू यह है कि आपको अपने कौशल, योजना और दिशा को इस तरह दिखाना चाहिए कि लोग स्वयं आपके लिए काम करने को तैयार हो जाएं। लोगों में यह विश्वास पैदा करना कि आप महान हैं, आपके लिए संरचना तैयार करता है। इसी कारण इतिहास के कई महान नेता लोगों को प्रेरित करते थे कि वे स्वयं उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। अंत में लॉ 7 यह सिखाती है कि काम वही करे जो उसके लिए कौशल रखता है, पर श्रेय उस व्यक्ति के पास जाए जिसके पास दूरदृष्टि और नेतृत्व है। यही शक्ति की परिभाषा है। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिनका नाम उपलब्धियों के ऊपर लिखा होता है, चाहे उन उपलब्धियों के पीछे मेहनत किसी और की रही हो।